तो वो 1500% प्रॉफिट के ऊपर वो सेल हुई थी। अच्छा, तो उसको आप 1500%। जी उसके ऊपर तो वो जो मेरी वेबसाइट थी वो डोमेन में आपको अगर सच बताऊं तो वो मैंने ब्लॉगर के ऊपर फ्री एक वेबसाइट बनाई थी, फ्री थीम पकड़ी। अच्छा, 300 रुपये में डोमेन पड़ा था। इनकी नॉलेज मैंने अपने लिए काफ़ी इकट्ठी की हुई है कि मतलब कोई डिच ना करा सके। जी, कोई डिच ना करा सके। इस पे भी मैं आपको अच्छा बाद में बताऊंगा कि किस तरह फ़ायदेमंद होती है। ठीक है। रातों रात अमीर होने वाली चीज़ वो एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में। अगर करती है तो या वो फेक है या फिर वो कोई लीगल चीज़ होगी। लीगल अगर आपने टर्म्स में रहना है, मेहनत करनी है, तो फिर वो चीज़ आपको इस तरह से नहीं मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। टेबल टॉक की जी एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। सीखने सिखाने का सिलसिला आज मुझे एक ऐसी जगह पर ले गया कि जहाँ पर मुझे पता चला कि ये तो पुराने हमारे कुछ जानने वाले बंदे निकले हैं। तो कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ है, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। द वन एंड ओनली अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, एक तो आपने बड़ा तड़पाया। चलें, खैरियत से आप पहुंच गए। दिन भर जो आपकी मसरूफियात रही उसके बावजूद आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अहमद, क्या मसरूफियात हैं आजकल आपकी? अच्छा, आजकल तो मैंने अपना एक स्टार्टअप छोटा सा शुरू किया हुआ है, तो मेरा मेजॉरिटी जो एक टाइम होता है दिन का वो उसी में निकल जाता है। इसके अलावा ये कि मैंने बैचलर्स किया हुआ है फास्ट यूनिवर्सिटी से। 2021 में मैं ग्रेजुएट किया था और ग्रेजुएट मैंने किया था मार्केटिंग में। एक्सपर्टीज़ मेरी वो थी, लेकिन जो मेरा पैशन है वो डेटा एनालिटिक्स की तरफ और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा था। तो आजकल मेरा ज़्यादा फोकस इन्हीं दो चीज़ों की तरफ है। अहमद, मैं लिंक्डइन पे देख रहा था कि आप कुछ एप्लीकेशन के हवाले से हमेशा बातें करते रहते हैं, कुछ नए तजुर्बात करते रहते हैं। क्या है वो एप्लीकेशंस, कैसे मतलब उनके बारे में आप जानते हैं? कुछ डेवलपिंग भी आपने इसमें की है? अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है इसमें। बेसिकली मेरा ये जो टेक्निकल साइड पे एक जर्नी थी ये शुरू हुई थी 2012 में। ठीक है। तब मेरे पास कोई नॉलेज भी नहीं थी इन चीज़ों की। बस बैठे बैठे एक दिन मैंने सोचा क्यों ना अपनी वेबसाइट बनाई जाए। अच्छा। तो वहाँ से फिर मैंने सर्च किया ऑनलाइन कि किधर वेबसाइट बनाई जा सकती है। अब कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो वर्डप्रेस एक बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी मैंने फ्री एक डोमेन के ऊपर yourwebsite123.wordpress.com इस तरह की एक बच्चों वाली बिल्कुल बना ली। ठीक है। अच्छा, सॉरी कट आउट करूंगा मैं आपको कि मुझे बताइएगा कि 2012 की आपने जब बात की तो उस वक्त एजुकेशन क्या थी आपकी? एजुकेशन मेरी तब 2004 में मैंने स्कूल स्टार्ट किया था क्लास 1 में, तो आप लगा लें क्लास 8 में, क्लास 9 में, इस तरह से होगा। रियली? जी। तो लेकिन तब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी काफ़ी बचकाना सी वो एक वेबसाइट थी। वो मैं लिटरली कॉपी पेस्ट करता था, आर्टिकल लगा देता था। कुछ पता ही नहीं था कि कॉपीराइट्स नाम की चीज़ भी कोई होती है। अच्छा। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने अपने घर वालों को एक दिन कहा कि मैंने एक डोमेन परचेज करना है। तो अब बड़ों को उस तरह से नॉलेज नहीं थी, तो मैंने कहा मुझे एक डेबिट कार्ड चाहिए। तो अब क्लास 8 में मेरे पास तो एक्सेस था नहीं बैंक अकाउंट का। तो जब घर वालों को कहा तो उन्होंने कहा नहीं, डेबिट कार्ड आप नंबर किसी को दोगे तो वो तो पैसे चोरी हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्यों डुबाने पे तुले हुए हो। तो वो फिर इस तरह से सिलसिला रहा कि 3 साल तक तो मेरे पास कार्ड था नहीं कोई। अच्छा। तो ऐसे ही मैं गुजारता रहा, एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। साथ साथ ये था कि गूगल के ऊपर चीज़ें खुद से सीखना शुरू की। यूट्यूब का बहुत मैंने इस्तेमाल किए, उससे चीज़ें सीखी, चीज़ों को समझा। फिर मैंने 2016 में अपनी पहली वेबसाइट बनाई। 2016 में? जी। अच्छा, डेवलपमेंट का आप मेरे से पूछ रहे थे, तो अगेन मेरी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। मैंने मार्केटिंग में मेरी एक एक्सपर्टीज़ रही है यूनिवर्सिटी लाइफ में। ठीक है। मुझे डेवलपमेंट नहीं आती, लेकिन हाँ मुझे HTML का पता है, मुझे XML का पता है, जावास्क्रिप्ट, PHP, इनकी नॉलेज मैंने अपने लिए काफ़ी इकट्ठी की हुई है। कि मतलब कोई डिच ना करा सके। जी, कोई डिच ना करा सके। इस पे भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह फ़ायदेमंद होती है। ठीक है। तो वो फिर मैंने अपनी एक पहली वेबसाइट बनाई। मेरी यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हुई तो उस वक्त मैंने एक AMT राइट्स के नाम से वेबसाइट बनाई अपनी। तो इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि मेरा नाम असल में है अहमद मुस्तफ़ा तारिक सिद्दीक चौधरी, बहुत लंबा नाम है। तो मेरा सारे ना मजाक दोस्त उड़ाते थे कि भाई बस कर दो नाम, बस कर दो, कितने लोगों का नाम मशरिक से शुरू होता है और मगरिब में जाके खत्म। ऐसे ही है।
फिर वैसे उसका आपस मैंने, की बात है, हाँ जी, वो जो दाखला फॉर्म वाले वो खाने थे वो तो भर जाते होंगे। वो अभी मैं एक अकाउंट खुलवा रहा था बैंक में, उन्होंने कहा 25 कैरेक्टर की लिमिट है, आपका नाम तो बाहर निकल रहा है। अच्छा, तो वो बड़ी मुश्किल से वो फिर खुला। सही। तो वो फिर मैंने अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म निकाल के AMT राइट्स के नाम से एक वेबसाइट निकाली। ठीक है। लिखने का शुरू से शौक था, क्रिएटिव राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग इस तरह की बहुत शौक था उसका। तो यूनिवर्सिटी में फिर मैं AMT राइट्स के नाम से मशहूर हो गया काफ़ी। ठीक है। तो वो जो मेरी वेबसाइट थी, वो डोमेन में आपको अगर सच बताऊं तो वो मैंने ब्लॉगर के ऊपर फ्री एक वेबसाइट बनाई थी, फ्री थीम पकड़ी। अच्छा। 300 रुपये में डोमेन पड़ा था क्योंकि एक प्रोमो कोड आया हुआ था। हाय। वो मैंने यूज़ किया। GoDaddy एक वेबसाइट है, वहाँ से 300 रुपये का डोमेन लिया। 3 साल उससे मैंने चलाया। 2019 में फिर 2019 नहीं 2021 में, सॉरी 3 साल नहीं, ये मैंने कितना चलाया था, 5 साल तकरीबन चलाया। ठीक है। 21 में प्रोफेशनल लाइफ में हुए तो लिखने का टाइम नहीं रहता था, तो वो सेल कर दी मैंने। सेल की एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगा, बट ये है कि क्योंकि उस पर कंटेंट काफ़ी था, एडसेंस के साथ सारी उसको इंटीग्रेट मैंने किया हुआ था, तो वो 1500% प्रॉफिट के ऊपर वो सेल हुई थी। अच्छा। तो उसको आप 1500%। जी उसके ऊपर तो डिपेंडिंग ऑन माई इन्वेस्टमेंट अगर आप उसे कंपेयर करो, अच्छा, तो वो फिर एक काफ़ी अच्छी अमाउंट बन गई थी। ठीक है। फिर मेरा फ्यूचर में ये था कि मैंने सोचा था अपनी एक सॉफ्टवेयर की फर्म खोलेंगे, उसमें काम शाम करेंगे, लेकिन वो फिर मैं कर नहीं सका था। तो जो मेरा आगाज़ हुआ था करियर का, वो इत्तेफाक से मेरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइड पे हुआ था। शुरू मैंने प्लैनेट बियॉन्ड से किया था, जिसका मैंने जिक्र किया था आके आपसे। तो उधर ये है कि जो उधर के हेड ऑफ कमर्शियल थे, असद भाई थे, ठीक है, उनके साथ मैं उनको एक बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था। मेरा यूनिवर्सिटी में पहली बार हम सारे दोस्त बैठे हुए थे, फाइनल सेमेस्टर चल रहा था, पेपर्स चल रहे थे, तो एकदम से मेरा दोस्त आके कहते हैं यार तुम्हारा नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है। मैंने कहा किस चीज़ में? तो वो कहते प्लैनेट बियॉन्ड कोई कंपनी है, उन्होंने इंटरव्यू लेना है। अच्छा। तो वो 2 घंटे का टाइम था उसमें। मैंने कहा अच्छा मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, पहला इंटरव्यू था ज़िंदगी का। तो उधर मैं गया, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू लिया, उनको मैंने सारी जर्नी अपनी बताई। तो उन्होंने कहा कि यू आर द राइट पर्सन, आप आगे बताएं कि ज्वाइन करना चाहेंगे। 2-3 दिन में प्रोसेस हुआ। तो मेरी पहली जो एक प्रोफेशनल करियर का आगाज़ हुआ था वो मेरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट से हुआ था, जो कि मेरी फील्ड नहीं थी। तो इस तरह से फिर मुझे ऐप्स का शौक़ हुआ, क्योंकि वहाँ पे टेलीनॉर के हम लोग वेंडर्स थे, उसमें हम लोगों ने काफ़ी एप्लीकेशंस पे काम किया, कुछ इंटरनल प्रोजेक्ट्स थे। तो वहाँ से फिर मुझे नॉलेज आना शुरू हुई कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के स्टेडिया का नाम है, मुझे वहाँ जाके पता लगा। सही जी। तो उसमें अब वो मैं देख रहा था कि आपने कुछ ऐप्स डेवलप की हैं, वो एंड्रॉयड बेस ही हैं या iOS हैं, वो क्या है? आप सबसे पहले तो ये बताएं कि वो ऐप्स हैं क्या? अच्छा, मेरा एक शुरू से असूल रहा है कि आपने जिस भी चीज़ में जाना है, आपने उस चीज़ में जाना है जिसकी नॉलेज आपको पूरी हो। ठीक है। तो अभी के लिए जो मैं ऐप्स लॉन्च कर रहा हूँ वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है सारी। ठीक है। अभी मेरी iOS की, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसमें नहीं रहा। फ्यूचर रोड मैप में है iOS पे एक्सपैंड करना, लेकिन इस वक्त एक्सपेरिमेंटल फेजेस सिर्फ एंड्रॉयड पे हम लोग कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ऐप्स जो हैं उसमें मेरे 2 असल में प्लान्स थे। इनिशियली ये था कि शुरू में मैंने सोचा था कि चीज़ों को पहले समझा जाए, ठीक है, कि चीज़ें काम किस तरह से करते हैं। एंड्रॉयड ऐप बनवाना वो बहुत आसान है। एक आपने आइडिया दे दिया प्रोग्रामर को, जो कहोगे वो बन जाएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक लाइन काफ़ी बार बोली जाती है, वो कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। जितना सोचोगे, जो सोचोगे बन जाएगा। उसको चलाना कैसे है, उसमें मसले क्या आएंगे, ये चीज़ें आपको नहीं पता। और सबसे एक बड़ी अहम बात हम भूल जाते हैं कि क्या वो यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली, बिल्कुल। मेरा अक्सर सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो होता ही UI के ऊपर है, यूज़र UX पे, UI पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, एक बार आपको डाउनलोड मिल जाएगा, एक बार आपने कुछ रुपीस कमा लिए एक व्यू के ऊपर, बाद में यूज़र को वापस भी तो लाना है। नहीं लाओगे तो वो एक बार क्या आपने क्या फ़ायदा, 50 बंदों को ख़राब भी करेगा, 50 बंदे ख़राब करेंगे। और ये एक फैक्ट है मार्केटिंग का, क्योंकि वो भी काफ़ी उसमें रिसर्च है। तो वो कहते हैं कि आपका जो गुड वर्ड ऑफ माउथ होता है वो बहुत कम लोग आगे बताते हैं। एक बुरी चीज़ होगी वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी, इस ब्रांड ने ये कर दिया। बिल्कुल। तो उस चीज़ से बचने के लिए पहले मेरा जो गोल है वो है कि चीज़ों को सीखना है। तो जो अभी का मेरा प्लान है उसमें है कि मैं कुछ पैसिव इनकम सोर्सेज अपने बनाना चाह रहा था। तो उसमें फिर मैंने देखा कि कौन सी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि नया आइडिया जो है
वो मार्केट में लाना, उस पर इन्वेस्ट करना टाइम, वो आप जॉब के साथ साथ नहीं कर सकते हो। तो सेंस मेरा करियर का भी बिल्कुल स्टार्ट है और मैं इस वक्त जाज में एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो वो टाइम को मैनेज करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनिशियली मैंने काफ़ी एक मार्केट रिसर्च की। मैंने देखा कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज़र यूज़ करना चाहेगा, जिस पे मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी करनी है, क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करनी है, और यूज़र क्लिक करेगा तो डाउनलोड भी करेगा, मुझे कन्वर्जन्स की वजह से भागना ना पड़े। अच्छा, डेटा एनालिस्ट जब हम बात करते हैं तो वो जहन में आता है कि आपको कोई डाटा दिया जाता होगा और आप बैठ के एक्सेल शीट में फिट करते होंगे या ये कुछ और एक्सपीरियंस है? अच्छा, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली डेटा एनालिस्ट वाली पोजीशन पे आप कह रहे हैं कि मैं हूँ उसी साइड पे। आई एम ऑन द वे टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ काम वो एक्सेल बेस्ड ही है। तो अगर कोई भी डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है तो हमें यूनिवर्सिटी में हमारे टीचर्स कहते थे कि बेटा एक्सेल सीख लो, बाद में हमारी बातें याद आएगी। हम कहते थे नहीं क्या करना है, इसका क्या करना है, इधर उधर छापे हमारे साथ वाले कंप्यूटर से देख के पेपर पास कर लिए। तो अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इस्तेमाल शुरू किया है तो पता लगे कि एक्सेल जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसको आप जितना सीखते जाओगे उतना कम है। तो मेरा जो 90% काम है वो इस वक्त एक्सेल पे ही हो रहा है। कुछ काम ओरेकल हमारा है, उस पे होता है काम। तो मल्टीपल आपके कुछ BI के टूल्स होते हैं, कुछ आपके बैकएंड टूल्स होते हैं, उनके ऊपर हम लोग काम करते हैं। लेकिन मेजर चंक जो है वो सारा एक्सेल की तरफ ही जाता है। जबरदस्त। अच्छा, ये तो एक्सेल की बात हो गई। तो किस चीज़ का वो बेसिकली डाटा होता है? अभी हम अगर टेलको की बात करते हैं तो टेलको में एक अमूमी जो राय है, एक जो आम यूज़र है उसको तो यही लगता होगा कि इधर से कॉल आ रही है, इधर जा रही है, इससे इतने पैसे चार्ज किए, इससे ये। तो टेलको में तो सिर्फ यही होता होगा या इससे हटके भी चीज़ें होती हैं? अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मेरी पहली बार जहाज़ में जॉब लगी थी तो जो मेरे बड़े हैं, बड़ों को क्योंकि नॉलेज इन चीज़ों की नहीं होती, तो मैं भी बात करूँ बुज़ुर्गों के लेवल के बड़ों की, तो उनको मैंने बताया कि मैं मोबाइल लिंक में मेरी जॉब हो गई है। तो उन्होंने पहला सवाल ही किया, कॉल सेंटर में जॉब हुई है? क्योंकि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अच्छा ये कॉलिंग का नेटवर्क है तो कॉल सेंटर में हुई होगी। फिर मैंने उनको भी यही चीज़ एक्सप्लेन की थी, टेलकोज जो है वो एक बहुत बड़ी फील्ड है। टेलकोज में सिर्फ और सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस ये सब नहीं होता। इसमें देखिए डिजिटलाइजेशन की तरफ पूरी दुनिया इस वक्त जा रही है। बिल्कुल, उसमें ऑटोमेशन का बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है। जाज इटसेल्फ जो है वो काफ़ी एक काम कर रहे हैं अपना फ्यूचर, जिसको आप कहते हैं ना कि 10 कदम आगे की सोचना। ठीक है, हम लोग उस रास्ते पे इस वक्त चल रहे हैं। तो हमारे फील्ड के अंदर कॉल्स वगैरह जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट है, वो एक छोटा सा डिपार्टमेंट है जो कि बैकबोन ही है एक तरह से वो भी, क्योंकि कस्टमर खुश होगा कंपनी चलेगी। बाकी इसके अलावा 100 अदर एलिमेंट्स होते हैं जो इसमें आते हैं, लेकिन वो जाहिर है कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं तो सब डिस्कस नहीं की जा सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। चूँकि मैं भी एक ऐसे इदारे के साथ काम करता रहा हूँ, आपको तो इल्म है कि जो एक टेलको कंपनी के लिए आगे जो है वो काम किया करता है, तो मुझे बड़े अच्छे से अंदाजा है कि अंदर क्या चल रहा होता है और कितनी सारी चीज़ों के ऊपर बेसिकली काम हो रहा होता है। और अगर हम किसी को बताएं ना, जैसे आप कह रहे थे कि तो ज्यादातर लोग कहते हैं अच्छा हूँ तो सिमा बेचेंगे। बिल्कुल ऐसी तो उनको लग रहा होता है कि शायद सिर्फ यही चीजें हैं टेलको में। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो एप्स हैं, अभी तक हमने उन एप्स को उस तरह से रिवील नहीं किया। हाँ जी। तो क्या चले उनको रिवील करने से पहले क्या ये एप्स जैज की छतर छाया तले ही चलेंगी? नहीं, बेसिकली ये जो एप्लीकेशंस मैं इस वक्त लॉन्च कर रहा हूँ ये मेरा अपना काम है, पर्सनल काम है, इसका जाज से नहीं है कोई लिंक। ठीक है। जाज में फ्यूचर में अगर मैं उस तरफ कहीं चला जाऊँ 4-5 साल बाद तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। लेकिन अभी तक जो मैंने ऐप्स का काम किया वो मैंने प्लानट बियॉन्ड के साथ किया है। प्लानट बियॉन्ड से मुझे याद आया उनकी एक नई ऐप अभी जिसका मैं आपको बता रहा था, गेम शो ऐप एक लॉन्च हो रही है। अच्छा। तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी जो इस वक्त उसके डिज़ाइंस वगैरह हैं वो सारे मैंने कोऑर्डिनेट करके ग्राफिक डिज़ाइनर से वो बनवाए थे। अच्छा। फिर उसके पीछे एक पूरा प्लान लिखा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फाइनली वो लॉन्च हो गई है। ज़बरदस्त। और इसके अलावा टेलीनॉर के लिए कुछ ऐप्स बनवाई थी प्लानट बियॉन्ड के थ्रू, उस पर मैंने काम किया हुआ। अभी जो मैं इस वक्त करंटली काम कर रहा हूँ
वो मेरी अपनी पर्सनल ऐप्स हैं। उसमें ये है कि अगेन मैं आपको जैसे बता रहा था कि इस वक्त मैं सर्च कर रहा था वो चीज़ें जो रेडी टू यूज़ है मार्केट में। ठीक है। तो इस वक्त मैं क्या करता हूँ, अब मैं फोकस कर रहा हूँ टूल्स वाली साइड पे। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक ऐप बनाई है, एक मुझे बल्कि आज ही मैसेज आ रहा था, वो डिलीवरी उसकी कंप्लीट हुई है। टेस्टिंग फेजेस में 2 मैंने VPN ऐप्स अभी बनवाई हैं, एक मैंने फैक्ट्स बेस्ड ऐप बनवाई है। अब फैक्ट्स का क्या है, 6 कैटेगरीज डाल दी हैं, वो 6 कैटेगरीज में फैक्ट्स हैं। ठीक है। सिंपल से एक UI उसका बनाए, बहुत यूज़र फ्रेंडली सी ऐप है, उसको मैंने एडसेंस के साथ मोनेटाइज कर दिया है। ठीक है। और वो यूज़र माशाल्लाह पहले महीने के अंदर मुझे ऑर्गेनिक डाउनलोड जो है वो 200+ आ गए हैं उस पर। एक मैंने इस वक्त फ़ोटो एडिटर ऐप बनवाई है, वो बेसिकली उसमें AI का काफ़ी रोल है। उसमें होता यह है कि आपने एक अपनी पिक्चर लगाई, पिक्चर के ऊपर आप नियॉन फिल्टर्स होते हैं कुछ, वो आप लगाते हो तो ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को डिटेक्ट करेगी। जैसे स्पाइरल एक आपका फिल्टर है, तो बॉडी के इर्द गिर्द खुद ही से एडजस्ट कर जाती है। एक मैंने ये ऐप बनवाई है। फ्यूचर में अब जो मेरा अगले साल का प्लान है वो है यूनिक आइडियाज़ की तरफ जाना। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट, इधर से मुझे रिटर्न भी आ गया है, गूगल की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स भी इस पर आया है। अब जो डाउन द रोड मेरा एक प्लान है वो ये है कि यूनिक आइडियाज़ लेके आना, जिस पे इन्वेस्टर्स को भी इंशाल्लाह डालेंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह मार्केट में वो चीज़ लेके आएंगे जो यूज़र कहेगा कि यार ये चीज़ की ज़रूरत है। आप मीठी खीर बनाने की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल अब उस तरफ जा रहे हैं। सही। हाँ जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अभी अहमद कुछ देर पहले आपने बात की कि एक प्लैनेट बियॉन्ड ने भी एक ऐप लॉन्च की है अपनी गेम शो के हवाले से। जी। तो थोड़ा सा मैं उस हवाले से भी पूछूंगा कि एक्चुअली वो आइडिया क्या है, क्योंकि गेम शो जब हमारे जहन में आता है तो इट्स मीन के हम कुछ ना कुछ जीत रहे होंगे, पैसे जीत रहे होंगे, वॉशिंग मशीन जीत रहे होंगे। क्या आइडिया है, किस तरह यूज़र उसके अंदर आएगा, थोड़ा सा उस हवाले से भी ज़रा बताएं ना। अच्छा, इस पे अगर समराइज करूँ ना मैं इसे बहुत शॉर्ट तरीके से, तो एक शो होता था कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है। वो एक टाइम पे पूरा बचपन वो देखते हुए गुजरे। हाँ। तो गेम शो ऐप जो है वो आप समझ लें उसकी एक एंड्रॉयड वर्जन है। ठीक है। उस पे लाइव क्विज शोज होंगे और नॉर्मली मसला सबसे बड़ा ये होता है कि जब आप बात करते हो ना इस तरह की आपसी क्विज बेस्ड ऐप की, ठीक है, तो इधर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि यार ये करोगे तो गाड़ी जीत जाओगे, पैसे जो है मिलता कुछ नहीं। ठीक है। जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हो तो यहाँ आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है, यहाँ ऐप ही गायब हो जाती है। अच्छा। तो क्योंकि ये एक लेजिटिमेट कंपनी है, खुद मैंने इसके लिए काम किया हुआ है, तो इसमें यूनिक पॉइंट ही इसका ये है कि आप अगर कोई चीज़ जीतोगे तो वो आपको चीज़ मिलेगी, डिलीवर होगी। सही। तो गेम शो ऐप का कॉन्सेप्ट ही ये था कि हमने कुछ क्विज शोज़ करने हैं और वो इसी तरह के शॉर्ट क्विज शोज़ होंगे, उनकी बेसिस के ऊपर जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको फिर प्राइजेस मिलेंगे। और इसका जो एक सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसकी वजह से ना कुछ, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी हिस्ट्री की अगर चीज़ें देखें, अभी बहुत सी हमारी जो नई जनरेशन है उसको काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो नहीं पता पाकिस्तान के। बिल्कुल। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आती है कि आपके जो हिस्ट्री, आपका जो कल्चर है वो इस ऐप के थ्रू रिवाइव हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वो जो सवाल हैं क्या वो उसी तरह से अमिताभ बच्चन की आवाज़ में ही प्ले होंगे या जस्ट वो दिखाई देंगे? वो मतलब कैसे? अच्छा। मुझे उस गेम ऐप को खेलना है तो मैं कैसे उसको खेलूंगा? क्योंकि जैसे आपने कहा कि कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर तो वो आमने सामने बैठे हैं, वो लिखा हुआ भी आ रहा होता है, वो बोल भी रहा होता है वो खुद से, और कह रहा है जी अब आपका टाइम होता है शुरू। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का? अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा सरप्राइज रहने देते हैं। अच्छा। लेकिन आपको अगर थोड़ी सी मैं हिंट दूँ तो वो यही है कि आप समझ लें कि इसमें यूज़र की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। यूज़र को ये नहीं लगेगा कि बस क्या एक सवाल आ रहे हैं हम जवाब देते जा रहे हैं, एक इंटरैक्टिव ऐप है। अब वो किस तरह से इंटरैक्ट करें उसके अलावा थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कैसे वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा? वहाँ तक बस इंशाल्लाह ये अभी जल्द लॉन्च होने वाली है मार्केट में, फिर आप लोग देखेंगे और इंशाल्लाह इस्तेमाल भी करेंगे, और क्या पता आप लोग भी पहले जीत जाएं। बस मुझे उस बंदे का नंबर दे दीजिएगा जो सवाल लिखेगा। मैं भी निकलवाता हूँ वो। अच्छा, एक और बड़ी अहम जो ऐप आपने बनाई है, थोड़ा सा उस हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा। VPN। बिल्कुल। VPN के ऊपर कुछ PTA ने पिछले दिनों कुछ बहुत सारे बड़े उन्होंने क्या कहना चाहिए उसको कि इंतबाह नोटिसेस जो है वो जारी किए हैं
VPN एक्चुअली क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, और पाकिस्तान में अगर आपने वो ऐप बनाई है तो वो लीगली यूज़ होगी, इलीगली यूज़ होगी, किस तरीके से, वो थोड़ा सा इसको थोड़ा बताएं। अच्छा, इस पे ऐसे है कि मेरी जो भी एप्लीकेशंस बनती हैं उसके पीछे एक पूरी रिसर्च होती है। ठीक है। उस पर हम देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या क्या हैं जिसको हमने फॉलो करना है, और सिर्फ ये गाइडलाइंस नहीं कि PTA ने क्या कहा है, कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं। आपकी गूगल इटसेल्फ की इतनी गाइडलाइंस हैं कि आप एक भी चीज़ वायलेट अगर करते हो 3 दिन बाद आपकी ऐप बैन होगी, चौथे दिन आपका अकाउंट क्या, आपकी जितनी अर्निंग्स हुई हैं सब गायब, वो नहीं मिलेंगी। नहीं, ये गूगल की बहुत स्ट्रिक्टनेस है, और यही एक रीज़न है कि आपको बेहतर पता है, आप खुद भी यूट्यूब पे क्योंकि काम करते हैं। एक ज़माना वो था, आप वीडियो लगाते थे, उस पर आप ऐड लगाते थे, अगले दिन से कमाई शुरू। ऐसे ही फिर इन्होंने कहा नहीं जी 1000 सब्सक्राइबर होंगे फिर हम आपको पैसे देंगे। अब उन्होंने कहा जी 10,000 सब्सक्राइबर, मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 1000 ही है अभी, 4 लाख मेरे ख्याल में, 4000 घंटे, 4000 घंटे, उसके ऊपर अब वो आ गए, बुढ़ा हो जाता है बंदा। अब ये स्ट्रिक्टनेस क्यों आ रही है? स्ट्रिक्टनेस इसलिए आ रही है, गूगल वालों का एक पूरा सिस्टम है। अच्छा। उनके कुछ पैंडा बॉट्स के नाम से हैं, उस पर आप थोड़ी एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको पता लगेगा। हम यूज़र ये समझते हैं कि हम ना, स्पेशली मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन ये एक सैड रियलिटी है, पाकिस्तान में अक्सर ये माइंडसेट होता है हम किसी को भी गोली डाल लेंगे। अच्छा। गूगल को आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है कि आप एक काम करोगे जो आपको लग रहा है नहीं पकड़ा जाएगा, गूगल को पता है आप क्या कर रहे हो, वो इंतजार करे कि किस मौके पे आपको स्ट्राइक मारे। तो गूगल गूगल बैठ के ये ढूंढ रहा है कि ये बंदा कहीं गलती करे और मैं इसको गलती करे, उधर हम पकड़ लें उसे। तो अगर आप गाइडलाइंस नहीं फॉलो करोगे, अब महीना आपके अकाउंट में अच्छा जी $100 कमा लिए, 200 कमा लिए, जब आप उससे करने लगोगे, पे आउट लेने लगोगे, फिर आपको इतनी लंबी ईमेल आएगी, वो बताएंगे आपने ये सेक्शन वायलेट किया, आपने ये वायलेट किया, ये वायलेट किया, पेमेंट भी गई, मेहनत भी गई, एसेट्स भी गए, ठीक है, वो आप दोबारा लगा भी नहीं सकते। तो इसी तरह PTA की गाइडलाइंस है गूगल के इंटरनेशनली। हमें जिस तरह अगर आप देखें तो चाइना में कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो कि आप नहीं लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी ऐप्स, वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम ऐप्स निकालते हैं, उसको मैं फॉलो करता हूँ। फिर अब जैसे VPN ऐप जो है वो चाइना के अंदर मैं नहीं कर सकता हूँ प्रोवाइड लीगली, तो मैंने क्या किया, गूगल के ऊपर गया, मैंने चाइना को निकाल दिया लिस्ट से, मेरी ऐप उधर जाएगी नहीं, उधर शो ही नहीं होगी। 177 कंट्रीज है, 172 में लॉन्च किया, 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिधर मैं लीगली नहीं लॉन्च कर सकता था, उधर से मैंने लिस्ट से निकाल दिया। और इवन अगर मैं वहां पे डालूंगा वो ऐप, तो क्या होगा कि गूगल लिस्ट से निकाल देगा। अच्छा। तो ये एक पूरा प्रोसेस इसके पीछे होता है। मतलब अगर आप जबरदस्ती करना चाहेंगे तो वो हो ही नहीं सकता। कल को अगर पाकिस्तान कहता है कि यार VPN ऐप्स जो है वो हमने बैन करनी है, ये ऑटोमेटिकली लिस्ट से निकल जाएगा। सही। मुझे फौरन नोटिस आ जाएगा कि ये लॉज अपडेट हो चुके हैं, या तो इसको इसकी गाइडलाइंस के हिसाब से करें, नहीं करते तो ये आप यहाँ से हम निकाल रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे नहीं, वो निकाल देते हैं सीधा। सेकंड जो आपका सवाल था कि VPN इस्तेमाल क्यों होता है ज़्यादातर, अच्छा यहाँ पे ना हर कंट्री का ना एक डिफरेंट इसके ऊपर पर्सपेक्टिव होगा। मैंने जब इस पे रिसर्च की थी तो मेरी टारगेट मार्केट जो है वो पाकिस्तान या इंडिया की ऑडियंस नहीं है। इधर सबको पता है कि VPN क्यों यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, वो बिल्कुल ऐसी है। अब जब मैंने रिसर्च की थी तो अराउंड 40 to 50% इंटरनेट यूज़र्स, ये मैं बिल्कुल 100% एक्यूरेट स्टार्ट्स आपको नहीं बता रहा हूँ, जो मुझे याद हैं अभी ओवर द टॉप ऑफ माई हेड, तो 40 to 50% जो इंटरनेट यूज़र है वो VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उन 40 to 50% में से हाफ ऑफ द यूजर्स वो आपकी हो रही है प्रोफेशनली, ठीक है, वो आपके ऑफिस के अंदर हो रही है। आपकी नेटफ्लिक्स काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जिधर बैन है, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए हो रही है। फिर आपकी प्रोफेशनली आपकी इनक्रिप्टेड नेटवर्क, जिस तरह मैं जिस कंपनी में इस वक्त काम कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर मैंने घर से एक्सेस करनी है कोई भी ऑफिस की चीज़, VPN के बगैर मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जो हाफ यूजेस उसकी हो रही है उन स्टार्ट्स के हिसाब से, वो प्रोफेशनल लेवल पे हो रही है। तो मेरी जो टारगेट मार्केट है वो US है, ठीक है। वहाँ पे आपको पता है आपने कुछ भी एक्सेस करना है, आपको VPN नहीं चाहिए। तो उधर अगर कोई बंदा VPN डाल रहा है तो वो 90% चांस है कि वो एक प्रोफेशनल यूजर्स के लिए डाल रहा है। तो मेरी जो रिसर्च है वो ये है, उस हिसाब से मैंने क्या तैयार किया, उस पर सर्वर्स भी हमने उसी तरह के दिए हैं जो कि उस प्रोफेशनल लेवल, क्योंकि आपको पता है जब आप प्रोफेशनल तरफ आते हो तो वो एक हाई स्पीड आपको इंटरनेट चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही। VPNs में आपको स्लो स्पीड इंटरनेट मिलता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, एक आपने
कोई ब्लैक मार्केट से सर्वर उठा के डाला हुआ है, ठीक है, उस सर्वर के ऊपर लाखों यूज़र आ गए, वो तो क्रैश करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने वो काम नहीं किया हुआ। कुछ वेबसाइट है, डिजिटल ओशन के नाम से एक वेबसाइट है, इस तरह सफारी के नाम से, हमने वहाँ से परचेज किए हैं वो सर्वर्स। ठीक है, तो वो सर्वर्स जो है हमने मार्केट से नहीं उठाए हुए, लोकल मार्केट से हमने वो प्रीमियम सर्वर्स उठाए हैं। उन सर्वर्स को ऐप में हमने डाला है और उसके हम भी मंथली कॉस्ट बेयर कर रहे हैं उन सर्वर्स की। तो जो यूज़र है वो जब भी यूज़ करेगा उसे स्पीड का मसला नहीं होगा, उसे पता होगा कि ये करें तो ना स्पीड का मसला है ना उनकी डेटा चोरी हो रही है। मेजॉरिटी वीपीएन कमाते कैसे हैं, एड्स वगैरह से तो चलो कमा रहे हैं। मेजॉरिटी अगर आप उनका एक मॉडल देखें, अर्निंग मॉडल, आपकी डेटा उठाएंगे, मार्केटिंग फर्म्स को बेचेंगे, वो डेटा बेचेंगे क्योंकि डेटा जो है वो सबसे महंगी चीज़ है, सबसे महंगी चीज़ है। सोना सस्ता है, डाटा महंगा है, बिल्कुल ऐसी है। तो वो चीज़ों से हम लोगों ने अपने आप को काफ़ी दूर रखा हुआ है। हम बिल्कुल लीगल एक लाइंस के ऊपर चलते हैं, हमने बल्कि कंप्लायंस भी साइन की हुई है गूगल के साथ। अच्छा, कि ऐसी कोई डेटा वगैरह हम लोग ना कलेक्ट अगर करेंगे भी तो सिर्फ उस सूरत में करेंगे कि अगर हमने यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करना है। और यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करना है तो हमें वो डेटा 10 साल के लिए नहीं चाहिए, हमें वो 1 दिन के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे एंड पे रेज हो जाएगी सारी डेटा। तो हम काफ़ी गाइडलाइंस के हिसाब से सारी ऐप्स बनाते हैं। चले ऐप का नाम ही रिवील कर दें हम। अच्छा, ऐप का नाम इस पे एक जो मेरी इस वक्त मार्केट में आ चुकी है वो गो प्राइवेट के नाम से है। ठीक है। दूसरी जो मेरी ऐप अभी बन गई है वो इंशाल्लाह 5 से 6 दिन तक लिंक्डइन पे आपको नजर आ जाएगी। वो कैप्टन एक्स के नाम से, वो जरा हमने क्रिएटिव सा उसका लोगो बनाया। हमने कहा टिपिकल वीपीएन्स की तरफ क्या आपने जाना है, ठीक है। हमने मार्बल स्टाइल का एक उसका लोगो बनाया है, वो कैप्टन एक्स वीपीएन नाम हमने उसका रखा है। इसके अलावा बाकी जो ऐप्स हैं, अच्छा ये फ्री हैं जो आपने या सब्सक्रिप्शन बेस है? ये दोनों मॉडल्स हैं। अब वीपीएन में ऐसा है कि हम लोगों ने फ्री दी हुई हैं, उस पे एड्स वगैरह लगे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि मुझे ना इंट्रूसिव एड्स नहीं पसंद खुद, क्योंकि मुझे बहुत मसला होता है, तो मैं अपने यूज़र को भी उस चीज़ से बचाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि एड्स लगे हुए हैं, सिंपल बैनर एड्स हैं, या अगर आपका फुल स्क्रीन एड आएगा भी तो वो तब आएगा जब वीपीएन कनेक्ट हो गए। ये नहीं है कि आप पहले ऐड देखो फिर कनेक्ट होगा, वो बहुत अनोइंग हो जाता है। तो इस तरह इस मॉडल पे हमने बनाई हुई है। अब अगर यूज़र चाहता है कि वो एक भी ऐड ना देखे तो उसके लिए फिर हमने सब्सक्रिप्शन रख दिया है कि वो 1 महीने की खरीद ले, 3 महीने खरीद ले, 12 महीने की खरीद ले, जो उसकी कैपेसिटी। और वो भी बिल्कुल अभी प्राइसेस डिसाइड नहीं की, लेकिन हमने सोचा कि बिल्कुल मिनिमम किस्म की हम प्राइसेस रखेंगे उस पर। जी, एक वीपीएन मैंने भी ले रखा है और उसकी लाइफ टाइम है मेरे पास। लाइफ टाइम जी, हमारा जो दूसरा वीपीएन है वो हमने लाइफ टाइम ही रखा हुआ है। अच्छा, एक वीपीएन है जो सब्सक्रिप्शन है, पीरियड बेस्ड सब्सक्रिप्शन है। जो दूसरा वीपीएन है वो इस तरह से है कि एक बार यूज़र परचेज करेगा तो वो लाइफ टाइम एक्सेस है। वो हमने दोनों चीज़ें प्रोवाइड की हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा वीपीएन के अलावा जो और ऐप है वो क्या है? अच्छा, इसमें जो सबसे अच्छी मेरी ऐप जिसको मैं समझता हूँ वो नियॉन मैजिक फ़ोटो एडिटर है। उसका मैंने आपको अभी जिस तरह स्टार्ट में बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रही है। उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह सारी मैंने खुद कस्टम करवाई थी, वो हमने अब। अच्छा, इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब मैं मार्केट में पहली बार गया था ना वो ऐप बनवाने के लिए, तो मैंने उसका रेट लगवाया, बहुत से लोकल प्रोग्रामर से भी लगवाया, जो फाइवर वगैरह के थ्रू भी रेट लगवाए। तो उधर जो मिनिमम रेट मिला वो मुझे 4 लाख का मिला। अच्छा, तो मुझे ये बात काफ़ी हो रही थी कि यार 4 लाख रुपए ठीक है, बात समझ आ रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट वही बात है जिसके पास नॉलेज है ना उसके पास अब समझते सारी पावर है। तो उस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, तो मैंने देखा यार प्रोग्रामर्स अब काम करेगा, इसने ये लाइब्रेरी इधर से उठानी है, ये लाइब्रेरी इसने गिटहब से उठा लेनी है, इसकी मेहनत कितनी लग रही है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में और डेवलपमेंट साइड पर जब आप जाते हो तो उधर अक्सर एक उसका यूज़ किया जाता है मेजरमेंट की एक टेक्निक होती है, एफर्ट वर्सेस आउटकम। तो मैं देख रहा था प्रोग्रामर का एफर्ट कितना हो रहा है और उससे आउटकम क्या आ रहा है। तो वो जब मैंने देखा तो फिर मैंने एक प्रोग्रामर को ढूंढा, उससे मैंने बात की, मैंने कहा देखो ये लाइब्रेरीज इधर पड़ी हुई हैं, ये चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, आपने क्या करना है, एक फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है, अच्छा, बैक एंड इसका बना बनाया मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, उस हिसाब से आप रेट दो। तो वो जो मेरी ऐप थी, फिर मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, मैं ये क्योंकि पहली ऐप थी तो मैंने कहा यार करना है इन्वेस्ट, साथ ज़रा रिस्क थोड़ा सा मैंने कहा डिवाइड हो जाए। तो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, उसने कहा कि उसको भी सुन के बड़ा हुआ कि यार एप्लीकेशन रातों रात अमीर होने लगे। रातों रात अमीर होने लगे। कहते हैं वो एक मूवी का है ना डायलॉग, 10 दिन में पैसा डबल या पता नहीं इस तरह का। तो उसने कहा जी ठीक है कर देते हैं।
हमने 50-50 इन्वेस्टमेंट की, तो ये जो 4 लाख का रेट था 50,000 में हमने ऐप लॉन्च कर दी। अरे वाह, इतना फ़र्क पड़ा था। तो नॉलेज बहुत होनी चाहिए। इसके अलावा एक और ऐप है, इट्स अ फैक्ट उसका नाम है। वो इस वक्त मार्केट में है। उस पर भी बहुत सिंपल एक छोटा सा बैनर ऐड है। बाकी ये है कि यूज़र जब 15, 20, 25 फैक्ट देख लेगा उसके बाद एक ऐड वहाँ पे आता है। तो ये नहीं है कि आप एक फैक्ट देख रहे हो ऐड आता जा रहा है। ये मेरी एक ऐप है मार्केट में। इसके अलावा फ्रेंड्स ट्रिविया के नाम से है। ठीक है। फ्रेंड्स, आपने देखा हुआ सीज़न फ्रेंड्स? बिल्कुल। अच्छा, उस पर मैंने रिसर्च की। मैंने देखा पाकिस्तान में तो उसका मुझे बहुत फैंस मिल गए। फिर मैंने देखा इंटरनेशनली वो अभी तक बहुत फॉलो किया जा रहा है। अभी भी महीने 1.5 महीने के बाद वो आपके टॉप पेज पे आ रहा होता है। मैं खुद रोज़ देखता हूँ। अब यहाँ से अंदाज़ा लगेगा 100 बार वो सीज़न देख चुका हूँ। खाने के साथ देखते ही वो सीज़न। तो उस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। फिर मैंने सोचा इस पर कोई ऐप निकाली जाए। तो वो मैंने निकाली। उस पर मेरे अभी 1 महीने में 500+ डाउनलोड्स आ गए थे। अच्छा। और जो मेरा मेजर चंक अभी एक मुझे रिसेंटली पहला पे आउट रिसीव हुआ है 1.5 महीने बाद ही काम शुरू करने के। अच्छा। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली 6-7 महीने आपके लग जाते हैं। तो मेजर चंक जो है वो मेरा इट्स अ फैक्ट से आया है, एक नियॉन वाली से आया। और वीपीएन जो है वो भी मार्केट में लॉन्च मैंने की थी परसों, एक वीपीएन। अच्छा। तो उस पर 4 सेल्स उसकी हो चुकी हैं अभी तक। अच्छा, तो पोटेंशियल उसका बहुत है। तो लाइक आई सेड, इस वक्त टारगेट ये है उन कैटेगरीज को टारगेट करना जिसको यूजर तैयार बैठा हुआ डाउनलोड करने के लिए। जी, आपने अभी नेसेसिटी क्रिएट नहीं करनी। बिल्कुल जो है उसके हिसाब से बेहतर करके प्रोवाइड करते हैं। जी। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। ये नन्ही उम्र में इतना कुछ कैसे? घर में और कौन कौन है और क्या क्या करते हैं वो? अच्छा, मेरे फादर जो हैं वो उन्होंने 35 इयर्स एटॉमिक एनर्जी में काम किया है। मेरी मदर जो हैं वो हाउसवाइफ भी हैं। अच्छा। और 2 मेरी बहनें हैं। तो अभी मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। तो इसीलिए ज़रा थोड़ा फ़ायदा भी इस चीज़ का हो जाता है। इकलौता भाई है। इकलौता भाई, इकलौता बेटा, वो ज़रा फ़ायदा उठा सकते हो आप थोड़ा। तो मतलब फिर हाई रिस्क ले रहे हैं और हाई रिटर्न मिल रहा है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। क्या अब्बा अप्रिशिएट करते हैं इस तरह की उसके ऊपर? शुरू में जब तक उन्हें नॉलेज नहीं थी तो वो कहते थे कि जो भी चीज़ करो बस देखना कि सेफ हो। इसके अलावा ये है कि पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैं आपको, अगर मुझे इसी से याद आया, जो मैंने पहला गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट बनाया था वो मैंने बनाया था 2014 में। अच्छा। मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ ना, नॉलेज नहीं थी, बस एक्सपेरिमेंट करनी है आंखें बंद करके। लो इधर से गूगल से पिक्चर उठा के डाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसने जो मेरी पहली इन्वेस्टर बनी थी, मेरी अम्मी ही बनी थी। उन्होंने ही इन्वेस्ट किया। वो प्ले स्टोर अकाउंट मैंने लिया। मैंने कहा बस रातों रात अब देखिए मैं क्या करता हूँ ना। 3 हफ्ते बाद अकाउंट बैन हो गया। ओए। तो किसके नाम पे था वो? मेरे नाम पे था। उस पे आपको इतना नहीं चाहिए, वो आपको हाउस एड्रेस चाहिए होता है। अगर बैंक अकाउंट उस वक्त है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो आप पेमेंट के टाइम पे भी डाल सकते हो। तो उस वक्त एक्सपेरिमेंट करनी थी। तो ये है कि उससे मैंने सीखा। उस पे मैंने चीज़ें लगाई। मुझे पता लगा कि अच्छा यार, अगर आप कॉपी करके चीज़ें डालोगे तो गूगल 3 हफ्ते में ख़त्म। ठीक है। तो जो मेरी इनिशियली एक जर्नी का पार्ट था वो सपोर्ट सारा पेरेंट्स से ही आया है मेरा। उन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट किया है। तो इवन अगर मैंने कोई नई चीज़ सीखनी हो, कोई कॉन्फिडेंस, जिस तरह बंदा कहता है कि यार अब जब मैं पहली वेबसाइट बना रहा था तो मुझे याद है मैंने इसी तरह से कहा पता नहीं चलते है कि नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं चलेगी तो क्या हो जाएगा, सीख लोगे। ठीक है, सीख लोगे तो बुराई नहीं है, नहीं सीखोगे तो बुराई है। कहीं ना कहीं तो जिंदगी में काम आ ही जाएगा। आप वो एक बहुत अच्छी सेइंग है कि जब तक आप फेल नहीं होते हो तब तक आप सीखते नहीं हो। अगर आपको हर चीज़ प्लेट में मिलती जाएगी तो एक दिन आप बड़ी बुरी तरह गिरोगे। अगर आप पहले से फेल होते जाओगे, उन चीज़ों से सीखोगे अच्छा यार ये चीज़ नहीं करनी, अब ये चीज़ नहीं करनी, 100 चीज़ें नहीं करनी, फिर 101वीं चीज़ जो आप करोगे वो आपको आगे लेके जाएगी। अच्छा, मैं सच्ची एक बात करने वाला हूँ, सबके सामने बात करने वाला हूँ। जी। मैंने आपको बुलाया था और मेरे जहन में 99.99% ये बात थी कि आप खुद डेवलपमेंट करते हैं, खुद ये चीज़ें करते हैं। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि एक बंदा जिसको नॉलेज, सिर्फ नॉलेज है उस चीज़ का, उस नॉलेज बेस पे वो लोगों से काम करवा के अर्न कर रहा है। जी। तो ये भी एक यार, हर किसी के पास ये जो अल्लाह ताला ने अक्ल दे रखी है तो ये भी हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपने वही 4 लाख वाली चीज़ 50,000 में करवा दी, ये भी
ज़बरदस्त सर मेरी जो मेजॉरिटी ऐप्स हैं वो अभी तक 50,000 से ऊपर एक भी मैंने पैसे नहीं लगाए किसी भी ऐप पे। मतलब आपने रखा हुआ है कि हाईएस्ट लिमिट 50,000, हाईएस्ट 50 है, और चीज़ वो बनवानी है जो मार्केट में बंदा आज मैं बेचूंगा तो कहेगा 1.5-2 लाख की दे दो, वो भी उसे लगेगा कि बहुत सस्ते में दे रहा हूँ। अब जो नियॉन वाली मैं आपको ऐप बता रहा हूँ, आप अभी जाके इसको अगर सेल करें तो इसकी मार्केट वैल्यू इज़ 5 times मोर देन इट्स डेवलपमेंट कॉस्ट। तो ये चीज़ें जो भी इस वक्त सुन रहे हैं मैं उनको भी कहूँगा कि नॉलेज आपके पास जितनी भी होगी आप ज़ाया नहीं करोगे वो नॉलेज है तो आप नॉलेज की बेस पे देखें, जो बात करते हैं ना उसको हराना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग हैं जो बस हवा में बातें करते हैं, ये हो गया वो हो गया, वो करते कुछ नहीं है। जिन लोगों के पास नॉलेज होती है एविडेंस के साथ वो बात करते हैं, उन लोगों को फिर पीछे छोड़ना फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो मार्केट में जब आप कल को कोई चीज़ बनवा रहे हो, बेशक आप छोड़ दें डेवलपमेंट, आप रियल एस्टेट साइड पे जा रहे हो, आप किसी अपनी कंपनी एक नई खड़ी कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आप जा रहे हैं, अगर आपको नॉलेज है ना तो आपको रिसोर्सेज भी अच्छे मिलेंगे, आप उनसे काम भी करवाओगे और आपकी वो जो काम है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होगा। आपको पता होगा कि रिसोर्स जो है वो अपनी 100 उसका टाइम भी बच रहा है और वो 100% वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है, खुशी खुशी कर रहे हैं। तो ये नॉलेज एक बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक कंपनी खोल लें और सारा वो ऑडियो का काम करने वाली है। हाँ जी, आपको ऑडियो का या वीडियो का इतना नहीं पता, मैं जितनी मर्जी गोलियां करा लूं आपको, और अगर आपके पास इसका नॉलेज है और आप गोलियां कराएंगे तो मैं तो फौरन से पकड़ लूंगा। बड़ी एक ज़बरदस्त सी बात है, एक जगह पे इंटरव्यू देने के लिए गया मैं। हाँ जी, बड़ी पुरानी बात है ये भी, 2011-12 की शायद ये बात है। तो कभी कभी बंदा ओवर एफिशिएंट जब बनता है ना तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। तो वहाँ पर उसने बंदे ने एक सवाल किया, उसने कहा कि जी 5 मिनट की एक मैं अगर आपको ऑडियो फाइल दूँ, आप मुझे कितनी देर में एडिट करके दे देंगे? हाँ जी, सबको इकट्ठा बिठा के जो है ना, तो एक बंदा ने फौरन से कहा था 2 मिनट में कर दूंगा। मुझसे पूछा, मैंने कहा जी कम से कम भी 10 से 12 मिनट लगेंगे जी। तो बाकी सब बड़े मतलब कि ये यार इतना टाइम लेगा, और उन्होंने कहा कि जी इसका जवाब बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप 2 मिनट वाले भाई मुझे पहले ये बताएं कि 5 मिनट की ऑडियो को आप 2 मिनट में सुनेंगे कैसे? और जब सुनेंगे आप 2 मिनट में कि नहीं आप सुन सकते, तो फिर आप उसमें से वो गलतियां कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर जो इफेक्ट्स लगाने हैं कैसे लगाएंगे, उसमें म्यूजिक ऐड करेंगे वो कैसे करेंगे? रियलिटी को देखा जाए तो ये बंदा ठीक जवाब दे रहा है। आप ओवर एफिशिएंट बन रहे हैं, चलें शाबाश सामान उठाए और निकले यहाँ से। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक जो है वो आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकते। तो फ्यूचर का क्या प्लान है? सिर्फ एप्स तक ही रहना है, खुद ही करवाना है, या कुछ जैसे आपने शुरू में कहा कि एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाने का आपका प्लान है कुछ? जी क्या चल रहा है ज़हन में? देखिए अभी का अगले 5 से 10 साल मेरा जो प्लान है वो है कि कॉर्पोरेट कल्चर में रहना है, उसको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि मेरे लिए एक चीज़ बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो मेरी एक थिंकिंग आप कह लें इस तरह से है कि जब तक आप उस एनवायरनमेंट में रहते नहीं हो ना प्रैक्टिकली, तब तक आप सीख नहीं सकते हो। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सारा कुछ है, आपने लगा दी एक जगह, बट आपने जब तक वो चीज़ समझी नहीं ना, वो माइंड सेट नहीं बना, आप सीनियर मैनेजमेंट किसी कंपनी के साथ नहीं बैठे, आपको नहीं पता कि वो किस तरह से काम करें, किस प्रेशर में काम कर रहे हैं, चीज़ों को हैंडल किस तरह कर रहे हैं, मसले बहुत आते हैं, ठीक है, तब तक आप खुद से निकल जाओ शायद आगे, लेकिन वो जो 10 साल में आगे निकलना 25-30 साल में निकलोगे और बहुत नुकसान भी उठाओगे। तो मेरा अभी का फ़िलहाल गोल है कि 5 to 10 years इसी तरह अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी, माशाल्लाह मैं अभी जिसमें हूँ उसमें भी अल्लाह का शुक्र एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे हूँ, उधर बड़ा अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है। ऊंची कुर्सी मिली हुई है ऐसे ही समझ लें। तो एक अच्छी पोजीशन में मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो उधर जो मुझे एक एक्सपीरियंस मेरा बन रहा है वो बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। तो कल को हो सकता है कि जो मैं काम अगर अपना शुरू करता हूँ तो मेरा जो पहला गो टू एक स्टेक होल्डर होता है वो हो सकता है यही ऑर्गेनाइजेशन हो जाए। शायद मैं इनको इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर दूं कि उनको मेरे में वो चीज़ नज़र आ जाए। तो इस वक्त मेरा यही है गोल कि आप कॉर्पोरेट को साथ साथ लेके चलना है, अभी लर्निंग स्टेजेस में रहना है। मेरा वैसे अगला सवाल भी यही था कि क्या ये जितनी बातें जो आपने अभी यहाँ पर की हैं, ऑन कैमरा की हैं, हल्फियन आपने ये बातें की हैं, ठीक की हैं आपकी बातें, हाँ जी, ये सारी बातें जैज़ को पता है? जी जी बिल्कुल। मेरे साथ बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जब मैं जहाज़ में गया था तो उधर मुझे बड़ी अच्छी चीज़ इनकी ये लगी थी कि नॉर्मली ना कंपनीज़ को इशू होता है कि आप ये काम
कर रहे हो तो आपका ध्यान वहाँ पे होगा या कुछ भी होगा, इस तरह के बहुत इश्यूज होते हैं। तो वो कहते हैं कि आपने काम नहीं करना, ठीक है, किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट नहीं होना। तो जाज की मुझे यही एक बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। एक मेजर रीज़न कि मैं इधर गया था वो ये था कि ये लोग एक कंप्लायंस आपसे फिल करवा लेते हैं, उस पर वो आपसे बस एक लिखवा लेते हैं कि रिसोर्सेज हम उनके यूज़ नहीं करेंगे, उनको जो उनका टाइम है वो उनको मिलना चाहिए। वो आप कर रहे हो तो आपने अपना अगर कोई काम करना है आप बिल्कुल कर सकते हो। और इनफैक्ट होता भी इसी तरह, जो मेरे ऑफिस का टाइम होता है उसमें मेरा ये आप देख रहे होंगे इस वक्त मैंने 2 फोन्स रखे हुए हैं, दोनों एक मेरे अपने काम का है, एक मेरा ऑफिस के काम का है। जब ऑफिस में होता हूँ तो अपने काम वाला फ़ोन मेरा ऑफ होता है, वो नहीं खुलता। अपना काम मेरा कब खुलता है? 8 बजे के बाद यहाँ खुलेगा, मतलब 8 तक मैं काम नहीं करता हूँ, काम मैं पहले तक ही करता हूँ। घर जाते तक, फ्री होते तक 8 तक मैं अपना फ़ोन खोलता हूँ। काम मैं कब करता हूँ? सिर्फ और सिर्फ सैटरडेज और संडेज। वो भी टाइम मिले तो कर लेता हूँ, नहीं मिले तो अगले हफ्ते पे चले जाते हैं। मतलब अपनी दुकान का शटर 8 बजे के बाद बिल्कुल ऐसी है। तो अपने काम का बस ये फ़ायदा होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है आपको पता है कि जब तक चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं तो आप उसे मैनेज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल उन्हें पता है, और इसमें मैं बल्कि कहूँगा कि बहुत सपोर्टिव है पूरी टीम इस चीज़ में। उनको मैं बल्कि जब ऐप लॉन्च करता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने लाइन मैनेजर को ही बताता हूँ, देखिए मैंने आज नई चीज़ लॉन्च की है, देखो ये देखें। उनको मैं बल्कि मोटिवेट कर रहा होता हूँ कि यार आप भी। अच्छा, वैसे थोड़ा सा अगर देखा जाए ऑन रियलिटी बेस तो जैज़ बहुत सारी ऐप्स पे काम कर रहा है। जी, और डे बाय डे उनकी कुछ ना कुछ कोई ना कोई नई ऐप आ रही होती है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रही। तो मैं इसलिए थोड़ा सा ये मैंने हैरानगी का इजहार भी किया है कि उनको ये बात पता है, अगर पता है तो उन्होंने क्यों इन्वॉल्व नहीं किया उसमें। नहीं, असल में मेरा डिपार्टमेंट अलग है। मैं इस वक्त इधर एज ए प्रोडक्ट डेवलपर नहीं काम कर रहा, मैं एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। तो मे बी अगर मैं कल को इधर एज ए प्रोडक्ट डेवलपर जाता हूँ तो उस वक्त शायद ये इशूज़ हों, बट एज ऑफ नाउ क्योंकि मेरी क्लास नहीं कर रहा हूँ उनके साथ कुछ भी, तो दे आर गुड विद इट। जी चले अहमद, हमने आपसे लिए थे 40 मिनट आपके ऑलमोस्ट 40 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि जी सर मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मुझे ऐसा बताएं कि मैं अभी रात को बैठूं और सुबह पैसों की बरसात होना शुरू हो जाए, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए भी? और क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए भी कि जो कुछ वाकई में करना चाहते हैं, जो कहीं से स्टार्टअप लेना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं खुद भी ना जब बच्चा था ना तो बहुत ऐसी वेबसाइट्स खोलता था, वहाँ पे लिखा हुआ था हाउ आई अर्नड $1,000 in 1 week। बड़ी मैंने वेबसाइट्स खोली हैं, सारे क्लिकबेट्स यूट्यूब के मैंने देखे मैं इस तरह के। वो जी कह रहे होते थे मैंने वेबसाइट बनाई, हफ्ते बाद मेरा पेचेक आ गया। लेकिन ये याद रखिएगा कि सीधी बात जहाँ पे होगी ना उसको ना तो पढ़ा जाएगा, ना देखा जाएगा, ना सुना जाएगा। ये सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक है। उस बंदे ने आपसे वेबसाइट खुलवा ली, उसका गोल पूरा हो गया, आपका नुकसान होता है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से। तो इस तरह की मैंने बहुत सी चीज़ें देखी। अच्छा जी, 7 दिन के अंदर गूगल एडसेंस से लाखों रुपए कमा लिए। मैंने प्रैक्टिकली जब देखा गूगल पे रिसर्च की तो मैंने कहा ये तो पेमेंट ही आपकी 30 दिन बाद होती है, तो 7 दिन में इसको कहाँ से पैसे आ गए? तो इस तरह की चीज़ों के पीछे मत जाए कोई भी। रातों रात अमीर होने वाली चीज़ वो एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में। अगर करती है तो या वो फेक है या फिर वो कोई लीगल चीज़ होगी। लीगल अगर आपने टर्म्स में रहना है, मेहनत करनी है, तो फिर वो चीज़ आपको इस तरह से नहीं मिल सकती। ठीक है। इसके अलावा यह है कि जिस तरह पर्सनली अगर मैं आपको अपनी CV दिखाऊं जो मैं ऑर्गेनाइजेशंस में देता हूं, तो उसमें आप देखेंगे कि मेरी बहुत डाइवर्स एक बैकग्राउंड है। मैं किसी एक चीज़ के अंदर अपने आप को ना स्टार्ट में लिमिट नहीं किया। मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एक्सपर्टीज़, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग अगर चीज़ बताऊं, पाकिस्तान में इस वक्त जो ऐप इंस्टॉल जा रहा है वो 67 रुपीज़ का जा रहा है। यानी अगर आपने एक बंदे से ऐप इंस्टॉल करवानी है थ्रू एडवर्टाइजिंग तो आपके 67 रुपीज़ लगेंगे। इस वक्त अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो मेरी ऐप इंस्टॉल ऑन एवरेज 17 रुपये में हो रही है। और ये 50 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन आती है, मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बहुत नॉलेज है। तो मुझे पता है कि कौन से लफ्ज़ किधर यूज़ करूँगा तो मेरे पैसे बचेंगे। ठीक है, गूगल तो कहेगा भाई 70 रुपये लगा दो, मैं कहूँगा नहीं मैंने 17 ही लगाने हैं, तो उसमें मुझे मेरी चीज़ मिल रही है। तो सबसे पहले तो है कि आप हर चीज़ को एक्सप्लोर करें। आप देखें डिजिटल मार्केटिंग देखें, आप ऐप डेवलपमेंट देखें, आप डेटा एनालिटिक्स देखें, आप BI वाली साइड देखें, BI फ्यूचर है, आप उस तरफ जाएं। फिर आप देखें कि
यहाँ पे और यहाँ पे आपको क्या ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर कर रही है, आपका पैशन किस तरफ जा रहा है। फिर जो आपको चीज़ लगती है कि अच्छा यार ये वो चीज़ है जिधर मैं आगे निकल सकता हूँ, आप दिन रात एक करके उसमें मेहनत करें। लेकिन मेहनत से भी ज़्यादा मैं कहूँगा, एक होता है हार्ड वर्कर, एक होता है स्मार्ट वर्कर। हार्ड वर्क बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करेगा ना वो हार्ड वर्कर से ज़्यादा आगे निकलेगा। ठीक है, उसके पीछे जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यही 4 लाख की ऐप है, ये 50,000 में बन रही है। हार्ड वर्क क्या है, दिन रात एक करके पीछे पड़ जाओ, यार मुझे चीज़ बना दो प्लीज़, वो बना देगा, लेकिन आपकी जेब भी गई, आपकी चीज़ पता नहीं चलती है कि नहीं। स्मार्टली काम करने, चीज़ों को ग्रास्प करो फ़ौरन से कि अच्छा यार ये चीज़ है, ये इतने में कह रहे हैं, तो आप रिसर्च करो, आप सिर्फ उसकी बात ना सुनो, आप फैक्चुअल एक चेक रखो अपने पास कि अच्छा ये बात ऐसे है तो क्या ये वाकई इस तरह से या नहीं है। उसके बाद जो आपका पैशन जिस तरफ आपको लेके जाते हैं उसकी तरफ आप निकल जाओ, लेकिन रातों रात अमीर तब भी नहीं हो गए। ज़बरदस्त हो गया अहमद, बड़ी अच्छी और बड़ी आपने पते की बात कही कि रातों रात अमीर वाकई में नहीं हुआ जाता, और अगर कोई ऐसा कहता है वो गलत कहता है। लेकिन हमारी भोली आवाम को बड़ी मुश्किल से समझ आती है कि आप YouTube के जब तक वीडियो पे थंबनेल पे ये नहीं लगाओगे $1,000 या $10,000, वो भी चंद घंटों में, वो आपकी वीडियो को देखेंगे ही नहीं। ऐसे ही है, ये मेरे साथ हुआ है और मेरे साथ हो रहा है। ऐसे ही है, हाँ जी। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि कोई रातों रात अमीर वाला कोई है तो मुझे भी बताए, मैं भी होना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अहमद, थैंक यू सो मच। मज़ीद आप अच्छी अच्छी ऐप्स बनाएं अपने लिए भी, लोगों के लिए भी। तो आपको फिर हम इंशाल्लाह कभी जहमत देंगे, आप आएं, बिल्कुल। और इसी तरह मज़े मज़े की आप बातें करें इंशाल्लाह, ज़रूर। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे ये बात करके, बड़े अच्छे सवाल आपने किए। चलिए, थैंक यू सो मच जी। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने बर्दाश्त किया, इतना टाइम आपने सुना, एंड तक आप आए। नीचे फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको ये सीखने सिखाने का सिलसिला कैसा लगता है। मुझे बहुत नॉलेज मिलता है, यकीन करें कि शायद जब मैंने ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया था ना, तो 1-2 एपिसोड की, तो उसके बाद मुझे इतना मज़ा आना शुरू हुआ, क्योंकि डिफरेंट लोगों को जब मैं इनवाइट करता था तो उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं, नॉलेज मिलता है, तो उससे आपको बहुत कुछ मार्केट में सीखने को मिलता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वो कहते हैं कि जिंदा दिलों से हमेशा ये दुनिया जिंदा रही है। महफिल सजाए रखना कि जब तक मैं लौट ना हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।